नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। अब आपने यहाँ पे इसका टाइटल पढ़ ही लिया होगा। दोस्तों मेंस 2025 जो हमारा एग्जाम है वो लगभग 2 दिन बाद स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, फ्राइडे को आपका एसए का एग्जाम है, फिर आपको जनरल स्टडीज के पेपर आपको अटेम्प्ट करने होंगे एंड 5 दिन के गैप के बाद फिर आपको अपने लैंग्वेज पेपर्स एंड अपने ऑप्शनल पेपर्स को आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो सबसे पहले तो ये वीडियो एक छोटा सा आप सभी के लिए बेस्ट विशेस का वीडियो है। मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि आप सबके जो एग्जाम्स हैं वो अच्छे जाएंगे। अब देखो आखिरी के 2-3 दिन बचे हुए हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स आ रहे हैं दिमाग के अंदर, और ये सिर्फ 1-2 बच्चे नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके दिमाग में एक पहला डाउट तो ये है कि सर हमें नोटिस करने को मिला कि बहुत ही कम समय मिला यूपीएससी की तरफ से प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, राइट। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर लगभग 80-90 दिन भी नहीं हमें मिल पाए, और इस 80 दिन के अंदर शायद जितना हम कर सकते थे उतना नहीं किया। ऐसा कई थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं। पहली चीज मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं हैं जिनको ये थॉट्स आए हैं कि बहुत ही कम टाइम दिया गया है। कई फर्स्ट अटेम्प्टर्स वालों को ध्यान में ये और ज्यादा बात आ रही है कि बाकी लोग हमसे आगे होंगे। देखो ये चीजें आपको बिल्कुल भी इस टाइम के ऊपर नहीं सोचनी है। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव डन योर बेस्ट। जितना इस कम टाइम के अंदर हम कर सकते थे हमने करने की कोशिश की है, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन दिस लास्ट 80 ऑड डेज। अब सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है वो है काम एंड कंपोजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो आपका मेंस का एग्जाम है ना, ये कोई एक दिन का पेपर नहीं है कि चलो ठीक है यार प्रीलिम्स का पेपर था जैसे तैसे करके हम एमसीक्यूज ही तो हैं, मतलब बबल्स फिल कर देंगे। दिस इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पर आपका एक स्टेमिना का भी टेस्ट होता है, क्योंकि फ्राइडे को आपको एसए देना है, फिर GS1 पेपर 2 सैटरडे को, और संडे को GS3 GS पेपर 4। अगर आप आराम से अपनी आप में नींद पूरी नहीं करी होगी तो थोड़ी सी दिक्कत आती है एग्जाम लिखने के अंदर। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा काम एंड कंपोजर आप मेंटेन रखेंगे आने वाले जो नेक्स्ट 10-12 डेज हैं, उतना ही अच्छा आपका मेंस का एग्जाम होगा। कुछ मैं आपके लिए डूज एंड डोंट्स मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं 5 मिनट की वीडियो के अंदर, ताकि आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंट रहे कि क्या गलतियां नहीं करनी। देखो ये ना लास्ट ईयर एक स्टूडेंट का ही है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये लास्ट ईयर का, आप ना पिछली बार सितंबर 20 को मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था टेलीग्राम के ऊपर, मैंने फिर इनसे बात भी हुई थी। दरअसल में हुआ पता क्या कि ये अपने सेंटर पर पहुंचे थे, पर सेंटर पे शायद ये 2 मिनट या 5 मिनट, ठीक है 4 मिनट ये लेट थे, ठीक है ना। इनका जो टाइम इनको बोला गया था कि 8:30 बजे आपको, मतलब गेट बंद करने की बात है, पेपर तो बाद में स्टार्ट होता है, तो 8:30 पे आपका एंट्री टाइम था कि 8:30 पे गेट बंद हो जाएंगे। ये 8:34 पे पहुंचे थे, जिस वजह से इनको एसए के पेपर के अंदर एंट्री नहीं दी गई। तो क्या करते हैं, तो नहीं हुआ फिर मेंस उनका, ऑब्वियसली उनको बाकी के पेपर भी दिए उन्होंने। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, प्लीज 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 रीच ऑन टाइम। यहां पे ऐसा मत करना कि 2 मिनट लेट पहुंच जाऊं, नो। कई बच्चे लास्ट मोमेंट तक अपनी बुक्स को पढ़ने के लिए पढ़ते रहते हैं, उस वजह से एग्जाम में पहुंचने में लेट हो जाते हैं, या सेंटर कई बार घर से दूर होता है तो उस चक्कर में पहुंचने में देर हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, टाइम पे पहुंचिए। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, आखिरी मोमेंट तक आपको रटने की ज्यादा जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो प्लीज रीच योर सेंटर ऑन टाइम। पहले चाहिए तो पहले जाके सेंटर देख आना, पर कोई सेंटर में कोई गड़बड़ मत करना, अदरवाइज ये दिक्कत आ जाती है। पहली चीज तो ये होगी कि टाइम पे अपने सेंटर पे पहुंचना है। उसके अलावा देखो दूसरी चीज है कि आप अपनी प्रेपरेशन पे कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं और कर सकता था, मैं ये कर लेता, वो कर लेता, आंसर राइटिंग और कर लेता। नो, यू हैव डन योर बेस्ट इन द लास्ट 80 डेज। तो प्लीज ट्रस्ट योर प्रेपरेशन एंड स्टे कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने पूरी मेहनत करी है, एंड अब टाइम आ चुका है उस प्रेपरेशन को डिलीवर करने का। इस एग्जाम की प्रेपरेशन में 2 फेजेस होते हैं, मतलब एक पार्ट होता है प्रेपरेशन का, दूसरा है परफॉर्मेंस का। प्रेपरेशन वाला पार्ट आपने बहुत अच्छे से कर लिया, सबसे मुश्किल पार्ट प्रेपरेशन है। अब बस उस प्रेपरेशन को आपने परफॉर्मेंस के अंदर तब्दील करना है। तो पी वाला पार्ट हो चुका है, और सेकंड पी दैट इज परफॉर्मेंस, अब उसको जाके हमें बस डिलीवर करना है। इसके अलावा दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का प्लीज 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 ध्यान रखिएगा। देखो जिन लोगों ने मेंस दिया हुआ है वो इस बात को समझेंगे, जिन लोगों का पहला मेंस है उनको शायद, अगर उन्होंने मॉक्स नहीं दिया तो शायद उनको थोड़ा सा इसका आइडिया नहीं होगा कि कितना बड़ा चैलेंज है टाइम मैनेज करना। दोस्तों जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 काफी चैलेंजिंग हो जाते हैं कई बार, अगर हमें 3 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। एंड आई हैव सीन, खासकर उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं जिनका पहला मेंस है, कि कई बार वो एग्जाम उनका 3 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, एंड रफली वो 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। 1-2 क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं क्योंकि दिमाग में टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता।
आखिरी आधा घंटा देखते हैं तो 6 क्वेश्चन बचे होते हैं, तो कैसे अटेम्प्ट करें? नहीं कर सकते, है ना। तो प्लीज स्टार्टिंग से ही राइट फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर आप प्लीज इंश्योर करिए कि तभी से टाइम मैनेज करना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन लिखने में 20 मिनट लगा दिए, तो भाई फिर तो आखिरी क्वेश्चंस के लिए कम टाइम ही बचेगा। तो स्टार्टिंग से ही आपको स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज पेपर कभी आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो जीएस 1 2 3 के अंदर तो ये दिक्कत है ही है। जीएस पेपर 4 के अंदर अगर मैं बात करूं ना, एथिक्स वाले पेपर के अंदर, तो भाई एथिक्स के अंदर तो अलग टाइम मैनेजमेंट का एक बड़ा कंसर्न है। ये पर्सनली मैंने भी खुद अपने टाइम में फेस किया हुआ है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने फेस होते हुए देखा भी है। एक तो डाउट सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये आता है कि हमें अटेम्प्ट कौन सा पेपर करना है या पार्ट करना है इन द एथिक्स पेपर। क्या हम सेक्शन ए से स्टार्ट करें या फिर हमें एथिक्स जो केस स्टडीज हैं या हमें केस स्टडी से स्टार्ट करना है। देखो हर किसी के अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस होती है, तो आपको जिस ज़्यादा कंफर्टेबल हो वहां से स्टार्ट कर सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन हमेशा ये रहा है कि हमें पार्ट ए से स्टार्ट करना चाहिए, बट अगर आपका ओपिनियन मेरे से डिफरेंट है, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, तो आप एथिक्स की केस स्टडी से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट एक रफ आइडिया प्लीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ना आपके जो पार्ट ए के अंदर लगभग क्या 13 क्वेश्चन ही आते हैं 10 मार्क करके, मतलब 10-10 इस तरह से। जैसे 1 का ए एक क्वेश्चन मान लिया, 1 का बी मैंने दूसरा मान लिया, जैसे 13 क्वेश्चन आएंगे 130 मार्क्स के, और यहाँ पे आपकी 20 मार्क्स की आपकी 6 केस स्टडीज आएंगी, ठीक है। तो ये 120 मार्क्स की होंगी। तो आपको ना रफली मैं बता रहा हूं, रफली 1.5 घंटा आपको सेक्शन ए में देना है एंड रफली 1.5 घंटा ही आपको सेक्शन बी में देना होगा, दैट इज केस स्टडीज के लिए। इस तरह से प्लान आउट करना होगा। थोड़ा सा इसको मैं अगर फर्दर सब डिवाइड करूं तो आपको ना हर एक सेक्शन ए का क्वेश्चन करने के लिए 7 मिनट का टाइम मिलेगा। 13 क्वेश्चन होंगे ना, 13 क्वेश्चंस, 7 मिनट्स में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तब जाके 91 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे के अंदर अपना पार्ट ए कंप्लीट होगा। और यहां पर अगर मैं बात करूं 6 केस स्टडीज है, हर केस स्टडीज के लिए आपको 15-15 मिनट यहां पे देने होंगे, ठीक है। तो 6 केस स्टडीज 15 मिनट, तो 1.5 घंटे के अंदर ये कंप्लीट। तो इस तरह से 3 घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट होगा। थोड़ा भी इधर उधर हुआ, गड़बड़ हुई, तो पेपर फिर छूट जाएगा। आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो 2 गलतियां जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया ना, एक तो ये गलती है बच्चों की कि कई बार ना केस स्टडी से शुरुआत कर लेते हैं और केस स्टडी कई बार लंबी होती है। उस लंबे के चक्कर में उसको सॉल्व करते समय कब हम 25 मिनट ले लेते हैं केस स्टडी को करने के लिए, समझ ही नहीं आता। और एक बार आपने एक केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए 25 से ज्यादा मिनट ले लिए, मतलब नॉर्मली तो मैं 15 कहूंगा कि 15 मिनट में सॉल्व करना है, पर लंबा जब आपका टाइम ज्यादा निकल गया तो बाकी क्वेश्चन की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने लग जाती है। इसीलिए केस स्टडी को 15 मिनट में हमें सॉल्व रफली करना ही पड़ेगा। एंड सेम गोज फॉर हेयर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो प्लीज उस तरह से टाइम मैनेजमेंट को अपने दिमाग में लेके चलेगा स्टार्टिंग ऑफ द पेपर। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि सर रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि रिपीट करने से शायद आपके ये दिमाग में बात जाएगी एंड उस दिन जब आप रियल एग्जाम देंगे उस दिन आपका पेपर नहीं छूटेगा। मैं पर्सनली नहीं चाहता कोई भी एक बच्चा आप में से पेपर छोड़ के आए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहां पे ये भी आता है कि सर हमें फोकस किस चीज के ऊपर करना है, शैल बी फोकस ओवर क्वालिटी और शैल बी फोकस ओवर क्वांटिटी। क्या हमें ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं या बहुत शानदार क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। देखो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे बोलो सर मैंने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 8 छोड़ दिए, उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी 12 की। दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। पर ऐसा भी नहीं कह सकते कि क्वेश्चन अटेम्प्ट तो मैंने कर दिए, कुछ भी लिखाया, नो। आंसर की देखो क्वेश्चन की जो डिमांड है ना, उसको तो आपको डेफिनेटली मीट अप करना ही करना है। जो पूछा गया है एग्जाम में प्लीज उसके ऊपर ध्यान देंगे, रैंडम चीजें आप मत लिख के आइएगा। तो दोनों को बैलेंस बनाना है, क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं एंड एक अच्छा आंसर लिखना है। डू नॉट गो फॉर परफेक्शनिस्ट, ठीक है। आपके दिमाग में कई बार आ रहा होगा सर मैं इस क्वेश्चन को और अच्छा आंसर बना सकता हूं, इसको और अच्छा बना सकता हूं। तो कई बार एक आंसर को अच्छा बनाने के लिए ना हम उसमें बहुत ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, उससे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो राइट अ गुड आंसर, डू नॉट एम कि मुझे परफेक्ट आंसर लिखना है। परफेक्ट आंसर कुछ नहीं होता, एक अच्छा आंसर लिखिए एंड ट्राई टू कंप्लीट द पेपर एज वेल। अगर इसका सही बैलेंस मिल गया यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर इन योर मेंस एग्जाम। कुछ और छोटी चीजें, एक तो जब आपको एग्जाम का पेपर देखो मिलता है, ठीक है ना, तो चेक कर लेना कि सारे के सारे मतलब पेपर में कुछ आपका वैसा नहीं है, सारे पेपर्स मतलब सारे पेजेस हैं उसके अंदर। फिर एक बार क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, एंड देख लीजिएगा मार्क्स वगैरह में कुछ चेंजेस तो नहीं है, वैसे तो होते नहीं है बट स्टिल, ठीक है। एंड कोशिश करिएगा कि हर क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो। अब देखो ना 2-3 छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो मैंने भी जब मेंस लिखा है, बाकी स्टूडेंट से मेरी बात होती है, तो आपके ना नॉर्मली मैं फिर से वर्ड इज नॉर्मली हियर, नॉर्मली आपके जो
इन्विजिलेटर्स होते हैं, वो लेट्स से आपका पेपर जब स्टार्ट हो रहा है ना, तो पेपर स्टार्ट होने से पहले 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट पहले आपको पेपर दे देते हैं। वो आप लिख नहीं सकते, प्लीज ध्यान से समझना, मैं आपको समझा देता हूं। लेट्स से ये आपका पेपर है, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि मान लो ये आपका पेपर है, तो इस तरह से आपके पास कॉपी आ जाएगी। तो वो कॉपी आपको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पर वो आपको बोलेंगे जब तक घंटी नहीं बजती तब तक लिखना स्टार्ट नहीं करना। तो ये जो स्टार्टिंग में 3-4 मिनट आपको कई बार मिलते हैं ना, उसको ना आप थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? देखो, आप एक बेसिक आइडिया पढ़ सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनका पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो। या थोड़ा सा अगर आप और भी स्मार्ट हो, तो मैंने कई बार कैंडिडेट्स को देखा है कि वो लिखते तो है नहीं, क्योंकि टाइम स्टार्ट होने से पहले लिख तो नहीं सकते, पर जैसे एथिक्स है, तो एथिक्स की वो कई बार पता क्या करते हैं, एक केस स्टडी गो थ्रू कर लेते हैं। केस स्टडी वो 3 मिनट में पढ़ ली, कहीं ना कहीं वो 3 मिनट जो आपको बाद में लगने थे, वो आपने इस केस स्टडी को पढ़ने में लगा लिए। लिख नहीं सकते पर केस स्टडी पढ़ तो सकते हैं। तो ये जो 2-3 मिनट भी कई बार ऐसे इन्विजिलेटर आपको दे देते हैं ना कि भाई लिखना मत, वैसे आपको पेपर गो थ्रू करना है तो कर लो, तो उसका थोड़ा सा अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। एस्से के अंदर हो सकता है कि आपको इस तरह से पहले मिल जाए 3 मिनट पहले कि लिखना नहीं है, बस अभी पेपर गो थ्रू कर लो। तो उस 3 मिनट के अंदर यू कैन डिसाइड, अच्छा 4 ऑप्शन है सेक्शन ए के अंदर, इन चारों में से मुझे कौन सा एस्से अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से वो जो 2-3 मिनट भी है ना, इनको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे 2-3 मिनट से क्या ही हो जाएगा। देखो, जिन्होंने मेंस लिखा है वो मेरी बात जानते हैं कि किस तरह से हर 30 सेकंड इंपॉर्टेंट बन जाते हैं मेंस के अंदर। तो प्लीज इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बाकी देखो, कोशिश करो, कुछ फ्लो चार्ट्स अपने आंसर्स में होंगे, थोड़ा आंसर अच्छा लगेगा। अब फ्लो चार्ट याद करने नहीं बैठना है, एक बहुत सिंपल सिंपल इस तरह से फ्लो चार्ट बनाए जा सकते हैं, जैसा आपके सामने है। एक आपने एक हल्का सा टाइमलाइन दिखा दिया कि हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, इसके बाद ये हुआ, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। एंड सिमिलरली, अब ये तो देखो बहुत बड़ा यहाँ पे फ्लो चार्ट है, इतना तो बड़ा नहीं बना पाओगे, पर लेट से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई क्वेश्चन आता है, तो आप दिखा सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा बढ़ेगा, लॉजिस्टिक टाइम कम हो जाएगा, कंजम्पशन में डिमांड बढ़ेगी, है ना, एंड उससे कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे बेहतर हो पाएगी। आपका क्राउडिंग इन इफेक्ट भी हो सकता है यहाँ पे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो वो चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो एग्जामिनर को ना इस तरह की फ्लो चार्ट देखे बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। तो ऐसे याद करके जाने की हर एक चीज जरूरत नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये बहुत इजीली बन जाएंगे अगर आपके दिमाग में आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी रखी हुई है। थोड़ा एग्जामिनर को थोड़ा क्लैरिटी देने के लिए सही रहता है। इसके अलावा कोशिश करिएगा कि कुछ मैप्स वगैरह आप ड्रॉ कर पाओ, जैसे ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हो सकता है, आप अर्थक्वेक का यहाँ पे मैप बना सकते हो सीस्मिक जोन्स का। ऐसे ही आपके ज्योग्राफी के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल रहता है कुछ मैप्स बनाने का, कुछ आईआर के कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पे मैप्स आप बना सकते हो। सिमिलरली दोस्तों, अगर हम बात करें इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर भी आप एक अच्छा मैप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ना, कोई आपसे बॉर्डर इश्यूज के बारे में पूछे कि इस तरह की चीजें कैसे नेबरिंग कंट्रीज के साथ कौन से मतलब किस तरह से हैं, तो जैसे आपने दिखाना हो कि हाँ यार यहाँ गोल्डन क्रिसेंट है, यहाँ गोल्डन ट्रायंगल है, तो बड़ा ही अच्छा सा मतलब ये थोड़ा ज्यादा अच्छा बना हुआ है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा इतना सब कुछ लिखने का, इतना अच्छा मैप बनाने का, पर हाँ आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया कि हाँ इस तरह से दिखाओगे एग्जामिनर को फटाफट स्ट्राइक करेगा कि आपको कंप्लीट आइडिया है कि अच्छा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या इश्यूज हैं, यहाँ पे हमारे साइड पे क्या इश्यूज हैं, तो उसे हल्का सा आप दिखा सकते हो, राइट। बाकी लास्ट कुछ छोटे मोटे टिप्स हैं कि अपने जो भी एसेंशियल्स हैं उनको अपने पास रखिएगा। अपने मेंस का एडमिट कार्ड हो गया, अच्छे जो पेन्स हैं जिनका आप लिखते आए हैं अभी तक अपने टेस्ट कॉपीज को, उन्हीं पेन से आप लिखने की कोशिश करिएगा। तो जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होंगे वो सारी चीजें रखिएगा, ठीक है। एंड नींद अच्छे से लीजिएगा, कोई इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। जब एग्जाम के बिल्कुल पास में होते हैं ना, तो कितना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा मैटर कर जाता है। बहुत सारे बच्चे साल भर अच्छे से तैयारी करते हैं, पर एग्जाम के टाइम थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ये चीज आपको नहीं करनी। भले ही प्रेपरेशन में 1-2-5% हो सकता है कमी हो, पर वो एग्जाम के अंदर हमारे पेपर पे रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज अच्छे से नींद आई होगी तो कहीं ना कहीं एग्जाम टाइम पे पॉइंट्स रिकॉल करने के अंदर परेशानी नहीं होगी। दिमाग में आता है कि यार इतना सब कुछ है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, मैं कहीं ये ना भूल जाऊं, ऐसी चिंता नहीं करनी है। हाँ रिवाइज करके जाओ, बिल्कुल रिवाइज करके जाओ, पर एक काम एंड कंपोज माइंड से जाएंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में रिकॉल करने में पॉइंट्स आसानी होगी, ठीक है। एंड लास्टली, ठीक है, तो बस वही है कि एग्जाम में ना बिल्कुल अपने आप को टेंशन नहीं लेनी। कई बार हमें एग्जाम में ना हमें लगने लग जाता है कि यार मेरे से तो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मॉक्स में तो मैं अच्छा स्कोर करता था, मॉक्स में तो मेरे क्वेश्चंस मेरे से आते थे, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन टफ पूछ लिए, इस बार तो मेरा अटेम्प्ट चला गया। कई बार ना बच्चे मेंस के एग्जाम के अंदर ये बात सोचने लग जाते हैं। प्लीज ड्यूरिंग द मेंस आप कोई चीज नहीं देखेंगे। मैं देखो बहुत ही एक चीज ऑनेस्टली बता दूं आपको, मेंस के समय के ऊपर
कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं देखना, चाहे वो पीडब्ल्यू ओनली ऐसी क्यों ना हो, कोई नहीं देखनी, ठीक है। बहुत ही ऑनेस्टली बता रहा हूं। अब ये नहीं करना कि एसए का पेपर दे आए हैं, यहां पे नेट पे इतने सारी वीडियोस आ रखी हैं कि भाई ऐसे ऐसे एनालिसिस, ऐसे एनालिसिस, नो, यू डोंट नीड टू वॉच देम कि जीएस1 में क्या लिखना था। बहुत सारे फैकल्टीज बताएंगे, हो सकता है मेरी भी वीडियोस आए, बट ट्रस्ट मी, प्लीज डू नॉट वॉच देम। पेपर कंप्लीट हो जाएगा 31 अगस्त के बाद, ऑप्शनल देने के बाद, तब जो मर्जी देख लेना। पर तब तक, यानी कि आज जैसे 19 तारीख है ना, 19 से लेके 31 तक आप कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं देखेंगे कि ऐसे में क्या लिखना था, इसमें क्या लिखना था, उसमें क्या लिखना था। कोई ये नहीं सोचेगा कि मेरा जीएस खराब हुआ है, जीएस अच्छा हुआ है। जो सोचना है अब 31 अगस्त के बाद सोचना है, ठीक है। आपको पूरे मेहनत से अगले जो आपके 12 दिन हैं उनमें अच्छे से एग्जाम देना है, विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, अननेसेसरी अपने माइंड को इधर उधर डाइवर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज लास्ट मेरी एडवाइस यही है, प्रेपरेशन आप सबकी बहुत अच्छी हुई है, इसमें बिल्कुल भी आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। गो राइट योर बेस्ट, ठीक है ना, अच्छे से लिखिएगा अपने एग्जाम को। प्लीज इंश्योर करिएगा कि क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आए, छोड़ के आने का बहुत ज्यादा कोई चांस मतलब मत दीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रखिएगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सबका रिजल्ट भी बहुत अच्छे से आएगा। तो हमारी पूरी पीडब्ल्यू ओनली एस टीम की तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से अपने अटेम्प्ट दीजिए, एंड आई एम वेरी श्योर कि हम इसके बाद फिर मेंस के बाद जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा उसमें भी हम आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।